हेलो नमस्कार दोस्तों। मैं अनिल कुमार। मैं अपने चैनल एजुकेशन हब बाय अनिल कुमार डीपी पे आपका स्वागत करते हैं। आज हम बिहार दरोगा का जो ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी का थर्ड एडिशन बुक लॉन्च हुआ है। लॉन्च तो बहुत पहले बुक हो गया था। तो अभी वैकेंसी बिहार दरोगा, क्योंकि जान रहे हैं कि इलेक्शन वर्ष है, ये बिहार में विधानसभा का इलेक्शन होना है। तो दरोगा का वैकेंसी आना ही है, वैकेंसी आएगी। तो मैं ये सोच रहा हूँ ना कि बहुत सारे विद्यार्थी भी कमेंट कर रहे थे कि सर आप जीके जीएस का सेट लेके आइए। तो सेट तो लाएंगे ही आपको। हर एक सब्जेक्ट के ऊपर 20 क्वेश्चन के हिसाब से या 30 क्वेश्चन 20 क्वेश्चन के हिसाब से सेट लाएंगे। लेकिन उससे पहले मैं सोच रहा हूँ ना कि जो ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी के प्रीवियस ईयर जो बुक है, क्योंकि रोशन आनंद सर भी कहे कि इससे 60% क्वेश्चन के आसपास रिपीटेशन होता है। ये बात भी सही है कि हर एक एग्जाम में 60%। आप ये अगर बिहार ये ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी का ये जो बुक है, इसको अगर देख रहे हैं तो ये बिहार दरोगा के विद्यार्थी ही नहीं देखें। इसमें आप बिहार जो राजस्व कर्मचारी जो इंटर लेवल का एग्जाम है या फिर ग्रेजुएशन लेवल का एग्जाम है, वो विद्यार्थी भी देखें और बिहार पुलिस का विद्यार्थी भी देखें। क्योंकि इस प्रीवियस ईयर कोई भी एग्जाम है ना, तो प्रीवियस ईयर को जरूर रिपीट करता है। और हाई लेवल का अगर आप दरोगा को अगर क्वेश्चन बैंक अगर करते हैं तो वह बिहार पुलिस में निश्चित रूप से आएगा ही आएगा। कुछ ना क्वेश्चन उसमें रिपीटेशन होगा। तो आप हर एक विद्यार्थी इस बुक को देखिए। मैं पर डे एक सेट करवाऊंगा इसका, और इसका जो डिस्कशन है वो भी साथ साथ करवाते करवाते जाएंगे। तो आप इस वीडियो को देखिए और इसका लाभ उठाइए। चलिए चलते हैं वीडियो की ओर। देखिए, बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग, जिसे BPSSSC के द्वारा ये परीक्षा आयोजित की जाती है, ये थर्ड एडिशन है। ये नया लॉन्च हुआ है। तो थर्ड एडिशन ये कहाँ से आया है? बिहार पुलिस के एग्जाम। ये जो रोशन आनंद सर हैं और बिट्टू झा सर हैं, इनके द्वारा ये बुक लॉन्च किया गया है। ठीक है, चलिए आगे आपको बताते। देखिए, इसमें ये पॉइंट भी हाईलाइटेड किया गया है, बुक में सर के द्वारा हाईलाइटेड भी किया गया है। इस पॉइंट को भी हाईलाइटेड किया गया कि वर्तमान में सभी दरोगा परीक्षाओं के औसतन 60% पुस्तक इसी बुक से आएंगे। औसतन जो 60% क्वेश्चन है ना, लगभग लगभग इसी से ही आता है। कारण यह है कि हर एक एग्जाम में, आज के जमाने में हर एक एग्जाम में कुछ क्वेश्चन तो रिपीटेशन होता ही है। और टोटल इसमें 25 सेट दिया गया है। देख रहे हैं 25 सेट दिया गया। तो मैं पर डे आपको एक सेट करवाऊंगा, एक सेट करवाऊंगा और उसका डिस्कशन भी करवाऊंगा साथ में साथ। और इसको आप क्या करिए ना, एक बार तो वीडियो देखिए, उसके बाद क्या किए, ब्लूटूथ या हेडफोन लगा के आप, और सोते वक्त या फिर खाना बनाते वक्त आप ब्लूटूथ लगा लीजिए और सिर्फ आप वॉइस को सुनते जाइए। आपको याद हो जाए। मैं क्वेश्चन जो पढ़ूंगा ना, 2 बार रिपीट कर दूंगा ताकि आपको याद होते जाए। साथ ही साथ मेरा उद्देश्य यह है कि आपको क्वेश्चन वीडियो को देखते ही याद हो जाए। चलिए आगे चलते हैं। देखिए, ये पूरे बुक का ये दिया हुआ है। चलिए देखिए, 25 सेट टोटल दिया हुआ है। जो ये 4 सेट अभी थर्ड एडिशन में जोड़ा गया है सर के द्वारा। जो पीटी, ये तुम्हें पहला सेट आज 64 पोस्टों के लिए जो आया था पहला सेट, वो आपको आज करवाऊंगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, बढ़ते हैं वीडियो में आगे। ये देखिए पूरा सर के द्वारा जो दिया गया है, ये सारा दिया गया है। चलिए कंटेंट में देखते हैं इसका। हाँ, ये देखिए यहाँ आ गया। देखिए पहला पॉइंट इसमें ये दिया गया है। पहला पॉइंट इसमें ये दिया गया है। हाँ, पहला पॉइंट ये दिया गया है कि देखिए, ये बिहार बिहार दरोगा सिलेबस बेस्ड ऑन पीवाई कैन। ये मैं एक अलग सेपरेट वीडियो बना दूंगा कि किस सब्जेक्ट से कितना क्वेश्चन आता है। वो आपको इसमें एनालिसिस सर के द्वारा किया गया है और वो अलग से आपको बता दूंगा। आज मैं ये सेट जो है ना, बिहार पुलिस मध्य निषेध दरोगा का जो, और अनुमंडल जो फायर फायर ऑफिसर का जो पोस्ट आता है, उसके बारे में जो 16/7/2023 का जो प्रश्न पत्र जो हुआ था, उसका आज मैं डिस्कशन करवाता हूँ। चलिए क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये दिया हुआ है सारा डिस्कशन में। आगे अगले वीडियो बनाऊंगा तो सेपरेट आपको ये कर दूंगा। एनालिसिस भी दिया गया है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं आगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, ये आगे आपका बुक से रिलेटेड क्वेश्चन। तो आज यहाँ से हम क्वेश्चन आपको करवाएंगे। चलिए शुरू हो जाते हैं। तैयार हो जाइए आप विद्यार्थी। देखिए, कीव कीव किसकी राजधानी है? ये पहला क्वेश्चन हो गया, कीव राजधानी है। देखिए, आप में उल्टा भी पूछ सकता है, यूक्रेन की राजधानी कहाँ है कीव, या कीव किसका राजधानी, वो भी पूछ सकता है। देखिए, तो इसका आंसर हो जाएगा यूक्रेन।
यूक्रेन, देखिए ये यूक्रेन पूछने का एक कारण है कि जानते हैं कि यूक्रेन चर्चा में भी था, जिसके कारण इसका राजधानी पूछा जाता है। तो आप ध्यान रखिएगा कि उसी एग्जाम कोई राजधानी ज्यादातर पूछा जाएगा जो हाल फिलहाल में चर्चा में रहेगा। यूक्रेन तो आप ही समझ रहे हैं कि युद्ध से ग्रसित है, रशिया और यूक्रेन का युद्ध चल रहा है, जिसके कारण ये राजधानी को हाईलाइट करके पूछा गया। तो यूक्रेन की राजधानी कहाँ होगा? कीव। ठीक है, आगे डिस्कशन क्या दिया गया है वो देखते हैं। चलिए आगे देखिए, आगे क्या दिया हुआ है। ठीक है, और दूसरा दूसरा क्वेश्चन ये है, दूसरा क्वेश्चन आपको दिखाते हैं। चलिए दूसरा क्वेश्चन थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है इस कलम सेलेक्ट करने में, तो थोड़ा इंतजार करिएगा। दूसरा क्वेश्चन हो गया, दूसरा क्वेश्चन, 1857 के विद्रोह के दौरान जगदीशपुर से इसका नेतृत्व किसने? 1857 का जो विद्रोह हुआ था, तो जगदीशपुर, जगदीशपुर बोले या फिर अगर जगदीशपुर नहीं दे तो बिहार बोले, तो इसका नेतृत्व किसने किया था? तो बाबू वीर कुंवर सिंह इसका नेतृत्व किए थे। ठीक है, देखिए अब आगे डिस्कशन कर लेते हैं। 1857 के विद्रोह के दौरान जगदीशपुर में इसका नेतृत्व बाबू वीर कुंवर सिंह के द्वारा किया गया था, जो आरा के पास जगदीशपुर के एक तबाह एवं असंतुष्ट जमींदार थे। आरा के पास एक जगदीशपुर जगह है जहां इसका नेतृत्व किया गया। देखिए इसका जो फुल डिस्कशन है ना, ये पेज नंबर 114 जब आएगा तो मैं आपको डिटेल इसका बताऊंगा आपको। ठीक है, उसके बाद चलिए उसके बाद आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, तीसरी क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए स्पष्ट आकाश नीला दिखाई देता है क्योंकि आकाश स्पष्ट नीला क्यों दिखाई देता है? तो इसका आंसर सी होगा, क्योंकि बैगनी और नीला प्रकाश अन्य सभी रंगों के प्रकाश की तुलना में वायुमंडल में अधिक प्रकीर्णित होता है। देखिए नीला अगर बोले ना तो प्रकीर्णन होगा, सिर्फ पहले जो पूछा जाता था ना कि स्पष्ट आकाश नीला क्यों दिखाई देता है, तो प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। लेकिन अब थोड़ा विस्तार कर दिया है, क्वेश्चन पूछने का स्टैंडर्ड बढ़ा दिया है, तो बैगनी और नीला प्रकाश के अन्य सभी प्रकाशों की तुलना में वायुमंडल में अधिक प्रकीर्णित होता है। भाषा थोड़ा बढ़ा दिया है। चलिए इसका डिस्कशन देख लेते हैं, क्या डिस्कशन दिया गया है। देखिए स्पष्ट इसका डिस्कशन देखिए पेज नंबर एडिशन में फर्स्ट में 120 पे दिया गया है, तो वो बाद में देखेंगे। स्पष्ट आकाश नीला दिखाई देता है क्योंकि बैगनी नीले प्रकाश के अन्य सभी रंगों की तुलना में वायुमंडल द्वारा अधिक प्रकीर्णित होता है। बैगनी और नीला प्रकाश रंगों के लिए प्रकाश का परिकर्णन सर्वाधिक होता है और लाल रंगों के प्रकाश का परिकर्णन न्यूनतम होता है। तो बैगनी और नीला प्रकाश के रंगों का परिकर्णन सबसे अधिक होगा और सबसे कम परिकर्णन किसका होगा? लाल रंगों का परिकर्णन होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए हिमालयी भालू और विशाल पांडा किन जातियों का उदाहरण है? ये जो है ना, ये एक लिस्ट जारी किया था IUCN के द्वारा, एक लिस्ट जारी किया था, उसी के संकटग्रस्त है या कैसे है ये आपको बताया जाता है। तो इसका आंसर क्या आएगा? सुमेध जनजाति। ये सुमेध जनजाति, अब सुमेध क्या होता है आगे इसमें डिस्कशन में आपको बताते हैं। IUCN जो इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, ये एक UN का एक संस्था है, इसके द्वारा जारी किया था। जो जैसे संकटग्रस्त कोई जाति अगर विलुप्त हो रहा है तो इससे रिलेटेड जो डाटा जारी किया जाता है, तो ये IUCN जारी किया जाता है। तो आप ये समझ गए होंगे IUCN क्या है, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड। ठीक है, तो ये यहाँ आप ये देख सकते हैं। चलिए हिमालय भालू तथा विशाल पांड सुमेध जनजाति का उदाहरण, किस जनजाति का उदाहरण है? सुमेध जनजाति का उदाहरण है। ये स्रोत IUCN की वेबसाइट से लिया गया है। जिस प्रजाति में वनों के संकटग्रस्त हो जाने की संभावना हो और यदि प्रजाति की संख्या 10 वर्षों में 50% से अधिक की कमी दर्ज की गई हो, उसे सुमेध प्रजाति के अंतर्गत रखा जाता है। यानी कि 10 वर्षों में जिसकी जनसंख्या 50% से कम हो जाए ना, उस जनजाति को सुमेध जनजाति के अंतर्गत रखा जाता है। प्रजाति की जनसंख्या 10,000 से कम हो और 10 वर्षों में अंदर 10% की कमी हो, यानी कि प्रजातियों की संख्या जो है 10,000 से कम हो और 10 वर्षों में 10% के अंदर कमी आ रही हो इसमें, तो उसको सुमेध जनजाति के अंतर्गत केवल 1,000 या उससे कम परिपक्व सदस्यों को शेष कर, जो 1,000 परिपक्व है उसको छोड़कर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ी नमक पानी का झील कौन सा है? सबसे जानते हैं सबसे नमक पानी का झील कौन सा है? ये चिल्का झील, उड़ीसा वाला झील है, सबसे नमक पानी का झील है। आगे डिस्कशन देख लेते हैं क्या दिया हुआ है। सबसे नमक पानी का झील चिल्का झील, उड़ीसा में ये झील कहाँ पड़ता है? डिस्कशन देखिए यहाँ दिया हुआ है। ठीक है,
भारत की सबसे बड़ी नमक पानी का झील, नमक पानी का झील बोले या सबसे बड़ी खारे पानी का झील जो बोलते हैं ना, ये भी चिल्का झील। चिल्का झील कहाँ पड़ता है? उड़ीसा में पड़ता है, ठीक है। यह उत्तरी सरकार तट उड़ीसा में अवस्थित भारत के सबसे बड़ा लेगून, लेगून भी कहता है, और खारे प्रकार के झील है। यह रामसर आर्द्र भूमि सूची के अंतर्गत शामिल। ये रामसर साइट जानते हैं कि भारत में बहुत सारे भूमि को रामसर, रामसर का मतलब सीधा सीधा समझिए कि ईरान में एक सम्मेलन हुआ था, और वो ईरान में सम्मेलन रामसर नामक जगह पर हुआ था। तो जितना भी दलदली भूमि होता है ना, उसको रामसर साइट में शामिल किया जाता है। तो नेक्स्ट देखते हैं आगे क्या डिस्कशन दिया हुआ है। रामसर साइट में सांभर झील भारत की सबसे बड़ी अंतः स्थलीय नमकीन झील है, सादिक लवणता। इसमें दो तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है। सबसे बड़ी अंतः स्थलीय झील बोलेगा तो सांभर झील है, या फिर सार्वधिक लवणता वाली झील बोलेगा तो सांभर झील। सांभर झील कहाँ पड़ता है? ये राजस्थान में पड़ता है। यह भी याद रखिए किस कहाँ पड़ता है? सांभर झील राजस्थान में पड़ता है, ठीक है। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? सोलर सेल बने हुए होते हैं, किसके बने होते हैं सोलर सेल? तो सोलर सेल जो होते हैं ना, अर्धचालक का बने होते हैं। इसका आंसर कौन सी हो जाएगा? अर्धचालक। सोलर सेल अर्धचालक के बने होते हैं। सोलर सेल में मूल रूप से ऐसी पीएन संधि होती है जो सौर विकिरण आपतित होने पर विद्युत वाहक बल उत्पन्न करती है, और उनको बनाने के लिए सिलिकॉन एसआई का प्रयोग, देखिए सिलिकॉन का प्रयोग किया जाता है। जानते हैं कि सिलिकॉन अर्धचालक के रूप में काम किया जाता है। सिलिकॉन का इसमें दो चीज पूछा जाता है, सिलिकॉन अर्धचालक है और इसका परमाणु संख्या 14 है। दो चीज पूछा जाता है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, इसका और डिस्कशन देख लेते हैं। ऐसे पदार्थ जिनकी विद्युत चालकता चालक एवं अचालक पदार्थों के बीच होती है उसे अर्धचालक कहते हैं, ठीक है। जिसके अंतर्गत सिलिकॉन और जर्मनियम को रखा गया है। अर्धचालक के अंतर्गत सिलिकॉन और जर्मनियम को, जो चालक और अचालक के बीच में होता है ना, उसे अर्धचालक कहते हैं। इस नाम से ही स्पष्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हो गया 7 नंबर। द्वितीय विश्व युद्ध में धुरी राष्ट्र में निम्न में से कौन सा देश शामिल नहीं है? द्वितीय विश्व युद्ध में धुरी राष्ट्र में शामिल नहीं है, देखिए ये ब्रिटेन हो जाएगा। देखिए द्वितीय विश्व युद्ध जब शुरू हुआ था, दुनिया दो वर्गों में विभक्त हो गया। एक धुरी राष्ट्र में विभक्त हो गया और एक मित्र राष्ट्र में। तो ये ब्रिटेन है ना, जो मित्र राष्ट्र के अंतर्गत आते हैं। चलिए डिस्कशन देख लेते हैं। द्वितीय विश्व युद्ध में ब्रिटेन धुरी राष्ट्र में शामिल नहीं था। सितंबर 1939 ईस्वी में जर्मनी ने पोलैंड पर आक्रमण कर, देखिए ये पूछा जाता है कि द्वितीय विश्व युद्ध का तत्कालिक कारण क्या था। ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। जर्मनी ने पोलैंड पर आक्रमण कर दिया, ये तत्कालिक कारण आप लगाइएगा। ये बहुत सारा कब से शुरू हुआ, देखिए सितंबर 1939 ईस्वी को। तो मेरे साथ याद करते जाइए। तो द्वितीय विश्व युद्ध कब से चालू हुआ? सितंबर 1939 ईस्वी को। उसके बाद इसका पूछता है तत्कालिक कारण क्या था, तो जर्मनी ने पोलैंड पर आक्रमण किया, ठीक है। इसके साथ द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत हो गई। देखिए लिखा हुआ है, डिस्कशन में भी लिखा हुआ है। चलिए आगे देखते हैं डिस्कशन। ग्रेट ब्रिटेन, फ्रांस, अमेरिका सहयोग से यूरोपीय देशों में जो गुट बना वह मित्र राष्ट्र। देखिए आपको ऊपर में बताए थे, ये मित्र राष्ट्र के अंतर्गत है। कौन कौन? ग्रेट ब्रिटेन, अमेरिका, उसके यूरोपीय देश जो गुट में बने वो मित्र राष्ट्र के रूप में शामिल है। धुरी राष्ट्र के रूप में, देखिए धुरी राष्ट्र इसीलिए पूछा जाता है ना, क्योंकि अगेंस्ट में लड़ रहे थे बड़े बड़े पावर के साथ, ग्रेट ब्रिटेन, अमेरिका, इसलिए इनका नाम ज्यादातर एग्जाम में पूछा जाएगा। जर्मनी, जापान, इटली, 3 नाम याद रखिएगा। जर्मनी, जापान, इटली, ये जो है धुरी राष्ट्र के रूप में आता है। अब देखिए बिहार दरोगा में वर्ल्ड हिस्ट्री से भी क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आप ध्यान रखिएगा, वर्ल्ड हिस्ट्री को इग्नोर नहीं करिएगा, ठीक है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, 8 नंबर क्वेश्चन की ओर। 8 नंबर क्वेश्चन देखिए, 8 नंबर क्या क्या? निम्नलिखित देशांतरों में से कौन सा भारतीय मानक समय रेखा के संदर्भ के रूप में माना जाता है? देखिए ये कौन सा होगा? इसको बोलते हैं 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। इसका आंसर कौन हो जाएगा? ये नंबर ऑप्शन हो जाएगा। इसको 82.5 डिग्री को ऐसे भी लिख सकते हैं, 82.5 डिग्री ऐसे भी लिखते हैं, ठीक है। और पूर्वी पॉइंट तो याद रखिएगा, ऐसे लिखा है डिग्री में, ऐसे भी लिख दिया, 82.5 ऐसे भी लिखा जाता है। तो देखिए अब इसका डिस्कशन कर लेते हैं। 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा, पूर्वी देशांतर रेखा भारत के मानक सेवा, भारत में जो समय का ये जो गणना होता है ना, भारत का मानक समय जो होता है वही है, 82.5 डिग्री को ही माना जाता है। निर्धारण हेतु यमोत्तर माना गया है। उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर स्रोत इलाहाबाद के नैनी भी बताया गया है, से होकर गुजरती है। देखिए ये कहाँ गुजरती है? तो कि उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद के नैनी, आप इलाहाबाद में कभी एग्जाम देने गए होगा, तो नैनी एक जगह है जो जहाँ ऑनलाइन में सेंटर भी पड़ता है, तो वहां से ये रेखा गुजरती है। तो ये भी पूछा जाता है कि मिर्जापुर कहाँ से ये गुजरती है, तो भारत का मानक समय रेखा इलाहाबाद के नैनी से होकर गुजरती है। चलिए आगे देख लेते हैं इसका डिस्कशन और क्या दिया हुआ है। भारत का मानक समय 5 राज्यों से होकर गुजरती है। ये देखिए बीबीआई क्वेश्चन है, ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है। एसएससी का प्रीवियस ईयर भी देखिएगा,
तो ये पूछा गया है और बिहार दरोगा में पूछे। आप मैप से याद कीजिए, उत्तर में उत्तर प्रदेश से शुरू कीजिए, उत्तर प्रदेश देखिए, उत्तर प्रदेश के बाद मध्य प्रदेश नीचे आ जाएगा, उसके बाद छत्तीसगढ़ आ जाएगा। छत्तीसगढ़ देखिए, मध्य प्रदेश से कट के छत्तीसगढ़ बना तो छत्तीसगढ़ से आना ही है। उसके बाद उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। मेरे साथ याद करिए, ऊपर से मैप आप अपने दिमाग में लाइए, या फिर आप अगर लगाए होंगे मैप तो देखिए, ऊपर में सबसे पहले देखिए उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश के बाद मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश के बाद छत्तीसगढ़। देखिए मध्य प्रदेश से ही करके छत्तीसगढ़ बनाता हूँ, तो मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़, उसका ओडिशा, और बाद में समुद्र से होकर नीचे चली जाती है आंध्र प्रदेश। तो कितने रेखाओं से, कितने देशों से होकर, राज्यों से होकर गुजरती है? तो 5 राज्यों से होकर गुजरती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर क्वेश्चन, ये आप यहाँ देखिए, हिंदी का ये है, तो हिंदी में देख लेते हैं क्या पूछा गया। वधवागम शब्द कौन सी संधि से बनी है? वधवागम कौन सी संधि से बनी है? ये हो गया आपका 9 नंबर क्वेश्चन। 9 नंबर क्वेश्चन आपका ये हो गया, ठीक है। तो इस साइड कर लेते हैं पेन को। वधवागम कौन सी संधि से बना है? तो इसका आंसर हो गया वधु जोर आगमन। वधु को जो आगमन होता है उसे वधवा गम कहा जाता है, ठीक है। तो इसका आंसर भी हो गया, वधु आगमन सही आंसर है। दो शब्दों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे संधि कहते हैं। दो शब्दों के मेल से जो शब्द बनता है या विकार उत्पन्न होता है उसे संधि कहते हैं, ठीक है। चलिए इसका डिस्कशन देख लेते हैं। संधि के प्रकार। संधि 3 प्रकार के होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। प्रश्न अनुसार वधवागम शब्द का सही संधि है विच्छेद, वधु जोर आगमन होगा। वधवागम यह यन संधि का उदाहरण है। ये जब यूपीएसआईआर एग्जाम दीजिएगा ना, यूपी कांस्टेबल का, तो ये संधि का प्रकार भी पूछा जाता है। इसमें बस आपको संधि विच्छेद ही पूछा जाएगा। स्वर संधि के कुल 5 प्रकार होते हैं। स्वर संधि के कुल कितने कितने प्रकार होते हैं? 5 प्रकार होते हैं। कौन कौन से प्रकार हो जाएंगे? पहला हो जाएगा वृद्धि स्वर संधि, दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि, यन स्वर संधि और अयादि स्वर संधि। यन संधि के उदाहरण, ठीक है। यन संधि का उदाहरण देखते हैं। अति जोर अधिक, अत्यधिक। इति जोर आदि, इत्यादि। सु जोर आगत, स्वागत, ठीक है। आगे चलिए डिस्कशन देखते हैं। सु जोर वागत के बाद देख लेते हैं। उसके बाद सु जोर अच्छ यानी स्वच्छ, है ना, स्वच्छ भारत मिशन वाला जो स्वच्छ होता है, सु जोर अच्छ स्वच्छ। और 5वां है ऊपरी जोर उक्त, उपरयुक्त। ये इंपॉर्टेंट दिया गया है, सर के द्वारा इंपॉर्टेंट दिया गया है, तो इसको याद रखिएगा कि अगले एग्जाम में ये पूछे, इसलिए मैं भी डिस्कशन भी कर रहा हूँ। उसके बाद यन संधि, जब किसी शब्द का अंतिम वर्ण में ई, उ, ई, आई, उ, दुर्गऊ, री के बाद कोई स्वर आए तो ई और हर्षई और दीर्घई की जगह पर यह हो जाता है। जैसे वधु जोर आगमन, वधवा गमन, उ जोर आ हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद चलिए मैथ का क्वेश्चन है। तो मैथ का क्या दिया हुआ है? 4.2 सेंटीमीटर त्रिज्या वाली धातु के गोले को पिघलाकर 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक बेलन में डाला जाता है, तो बेलन की ऊंचाई क्या होगी? इसमें क्या कीजिएगा ना, धातु को जो पिघलाया जाता है इसकी त्रिज्या, इसकी आयतन और दोनों का आयतन को बराबर कर दीजिएगा, आपका ये क्वेश्चन बन जाएगा। तो मैथ मैं डिस्कशन नहीं कर रहा हूँ, बाकी आप ये सोल्यूशन देख लीजिएगा, ठीक है। आगे चलते हैं। हम जीके ज्यादातर कोशिश करेंगे कि जीके का आपका डिस्कशन अच्छे से हो जाए, ठीक है। 11 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन की ओर। थोड़ा पेन सेलेक्ट करने में दिक्कत आ रही है। चलिए, अब बिहार में पहली बार राष्ट्रपति शासन कब लागू किया गया था? तो आपने बिहार जो है उसमें पहली बार राष्ट्रपति तो 1968 ईस्वी में बिहार में पहली बार राष्ट्रपति शासन लागू किया। चलिए डिस्कशन करते हैं। बिहार में पहली बार राष्ट्रपति शासन 29 जून 1968 ईस्वी को लगाया गया था और 26 फरवरी 1969 ईस्वी। देखिए 29 जून याद करने की जरूरत नहीं है, 1968 याद रखिएगा, कम आपका चल जाएगा। 26 फरवरी 1969 तक रहा था। इस समय मुख्यमंत्री भोला पासवान शास्त्री जी इस समय बिहार के मुख्यमंत्री थे, उस समय ले गए थे। बिहार में अब तक कितने बार राष्ट्रपति शासन? 8 बार राष्ट्रपति शासन लग चुका है। कितने बार अभी तक राष्ट्रपति शासन लग चुका है? 8 बार। सबसे पहले कब लगा था? 1968। मेरे साथ याद करिए, बिहार में पहली बार कब लगा था? 1968। अब तक कितनी बार लगा है? 8 बार राष्ट्रपति शासन लगा है, ठीक है। उसके बाद 8 बार राष्ट्रपति शासन लागू किया गया है। और अंतिम बार कब लगा? अंतिम बार राष्ट्रपति शासन 7 मार्च 2005 को से 14 नवंबर 2005 तक, 7 मार्च से 14 नवंबर तक अंतिम बार लगा है राष्ट्रपति शासन, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? चलिए ये रहा 12 नंबर। प्रधानमंत्री पीवीजीटी विकास मिशन के विकास से संबंधित है कि ये पीवीजीटी विकास मिशन जो है किससे संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा आदिवासी समूहों से। चलिए इसका डिस्कशन कर लेते हैं। प्रधानमंत्री पीवीजीटी विकास मिशन आदिवासी समूहों के आर्थिक सामाजिक विकास से संबंधित है। पीवीजीटी का फुल फॉर्म है पार्टिकुलर
वनरेबल ट्रीबल ग्रुप्स। देखिए इंग्लिश में थोड़ा गड़बड़ हो रहा है तो ध्यान रखिएगा। पार्टिकुलर वनरेबल ट्रिब्यूनल ट्रीबल ग्रुप्स, ठीक है। ट्राइबल है, ये गलती पर आ गया, ट्राइबल ग्रुप्स है, ठीक है। उसके बाद आगे चलते हैं। जनजाति मामले के मंत्रालय ने पीवीजीटी के विकास की योजना लागू की है, जिसमें उनके व्यापक सामाजिक आर्थिक विकास के लिए 75 विशेष रूप से कमजोर जनजाति समूहों में शामिल किया गया। ये जो है ना पीवीजीटी, जो कमजोर जनजाति हैं उनको शामिल किया गया है, ठीक है। आगे और इसका डिस्कशन देख लें। ये करंट अफेयर से क्वेश्चन पूछा गया है, तो ध्यान रखिएगा कि योजना से क्वेश्चन पूछा जाता है। योजना के प्रावधानों के अनुसार 100% सहायता अनुदान उपलब्ध कराया जाता है। और 1973 ईस्वी में ढेबर आयोग, ये याद रखिएगा, ढेबर आयोग आदिम जनजाति समूह समूह पीजीटी की एक अलग श्रेणी के रूप में बनाया, जो जनजाति समूह में कम विकसित है। यानी ये ढेबर आयोग किससे संबंधित है, ये भी पूछा जा सकता है। जब ये पूछा गया तो ढेबर आयोग किससे, आदिम जनजातियों को पीजीटी समूह बनाया, किससे संबंधित है, तो आदिम जनजातियों से संबंधित है। तो वर्ष 2006 में भारत सरकार ने पीजीटी का नाम बदलकर पीवीजीटी कर दिया, पीवीजीटी का नाम बदलकर कर दिया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका, देखिए ये करंट अफेयर से क्वेश्चन है। भारतीय अंतरिक्ष नीति 2023 के अनुसार कौन सी संस्था अंतरिक्ष औद्योगिक अनुसंधान और विकास पर ध्यान देती है। तो कौन सी संस्था जो ध्यान देती है, तो ये इसरो इसरो का ध्यान देती है। हमारी जितने भी स्पेस का काम होता है ये इसरो ही ध्यान, जितना भी सैटेलाइट बनना होता है वो डीआरडीओ इसका काम देखता है। चलिए इसका डिस्कशन देख लेते हैं। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान इसरो द्वारा अंतरिक्ष नीति 2023 की मंजूरी दी गई। अंतरिक्ष नीति 2023 की मंजूरी किस संस्था के द्वारा दी गई, इसरो के द्वारा ये दी गई है, ठीक है। उसके बाद यह नीति अंतरिक्ष क्षेत्र में निजी क्षेत्रों की भागीदारी के संस्थागत बनाने और इसरो को उन्नत औद्योगिक प्रौद्योगिकी अनुसंधान एवं विकास को केंद्रित करने के लिए बनाया गया। तो इसरो की स्थापना 1969 ईस्वी में, इसरो की, ये भी पूछा जाता है, इसरो की स्थापना 1969 ईस्वी में हुआ था। और इसका मुख्यालय कहाँ है, बेंगलुरु। इसरो का मुख्यालय कहाँ है, बेंगलुरु। इसरो का एक बार बार पूछा जाता है, तो इसरो का जो लॉन्च होता है वो कहाँ से होता है, जो चांदीपुर उड़ीसा। तो ये चीज ध्यान रखिएगा आप, ठीक है। आगे चलते हैं, आगे क्वेश्चन में क्या दिया गया है। हाँ चलिए, क्या बोल रहा है 14 नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है बास्केटबॉल के मैदान को क्या कहते हैं, बास्केटबॉल के मैदान को क्या करते हैं। चलिए इसका डिस्कशन देख लेते हैं, 14 नंबर का डिस्कशन देख लेते हैं। 14 नंबर ये देखिए बास्केटबॉल के मैदान कोर्ट कहा जाता है। बास्केटबॉल के मैदान को क्या कहा जाएगा, कोर्ट कहा जाएगा। इस खेल का आविष्कार जेम्स स्मिथ ने किया था और 1891 ईस्वी में अमेरिका में किया था। इस खेल का आविष्कार किसने किया, जेम्स स्मिथ ने। बास्केटबॉल और 1891 में किया गया था। और इसके FIBA 1932 में था। ये संस्था के लिए जो जिम्मेदार संस्था होती है ना, FIBA फेडरेशन ऑफ इंडियन बास्केटबॉल एसोसिएशन, इसका फुल फॉर्म होता है। देख लीजिएगा, मुझे भी याद नहीं है, मैं वैसे अंदाज बोल दिया हूँ। बास्केटबॉल में तो खिलाड़ियों की संख्या कितना होता है, 5। तो देखिएगा कि ज्यादातर गांव में जो मैं इसको एक ट्रिक से याद किया था, बास्केटबॉल यानी बिस्किट, बिस्किट जो होता है ना, बिस्किट बास्केटबॉल से मिलता जुलता सा। तो बिस्कुट 5 रुपए वाला बिस्कुट अपने बिहार में हर एक जगह प्रसिद्ध है, तो इससे रिलेटेड याद किया था। तो ये मैं आपको भी बता दिया, 5 बास्केटबॉल में खिलाड़ियों की संख्या 5 होती है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, आगे क्या है, 15 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन है, राज्यसभा के कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं। राज्यसभा में टोटल कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं, 12 सदस्य मनोनीत किए जाते हैं। चलिए अब इसका डिस्कशन देख लेते हैं। राज्यसभा में 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किया जाता है, अनुच्छेद 80 के 3 के तहत। आर्टिकल जो हमारा कितना संविधान में दिया गया है, 80 के 3 के तहत राज्यसभा में 2 सदस्य को मनोनीत किया जाता है। ऐसे व्यक्ति जो होते हैं जो कला से, साहित्य से, विज्ञान से, समाज सेवा से संबंध है, विशेष अनुभव प्राप्त करते हैं, उसको राज्यसभा में मनोनीत किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। विजयनगर साम्राज्य से क्वेश्चन पूछा गया है। देखिए 16 नंबर क्वेश्चन है, विजयनगर साम्राज्य में अमरम शब्द का अर्थ क्या है। अमरम शब्द का अर्थ पूछा है, तो इसका शब्द क्या है, सैनिकों को अनुदान। सैनिकों को जो अनुदान दिया जाता है उसे अमरम कहते हैं। मेरे साथ बोलिए, सैनिकों को जो अनुदान देगा उसको क्या बोलेंगे, अमरम, ठीक है। बी, विजयनगर साम्राज्य में अमरम शब्द का अर्थ है सैनिकों को दिया जाने वाला अनुदान। अनुदान मतलब उसको जो भूमि अनुदान दे या कोई भी चीज अनुदान दे, अनुदान। यह भूमि का सबसे बड़ा भूखंड था जो नायकों को प्रदान किया जाता था, किंतु भूमि पर नायकों का स्वामित्व नहीं था, बल्कि इससे होने वाले आय पर उसका विशेष है। यानी कि भूमि आपको दे दिया तो भूमि का मालिक आप नहीं बन जाइएगा, भूमि का मालिक नहीं बनिएगा, बस आपका जो फसल उसमें उगाइए, उसमें जो आमदनी हो रहा है, भरमा लगाइए, ठेका लगाइए, बटैया लगाइए, वो आमदनी आप ले सकते हैं। भूमि का मालिक राजा के पास ही रहेगा, उसी शब्द को अमरम कहते हैं, ठीक है। चलिए आगे क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 17 नंबर की ओर।
17 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, राष्ट्रपति की सलाह से लोकसभा को भंग कर सकता है, को राष्ट्रपति की सलाह से लोकसभा कौन भंग सकता है, प्रधानमंत्री। ठीक है, राष्ट्रपति प्रधानमंत्री या मंत्रिपरिषद के सलाह पर लोकसभा को निश्चित अवधि से पहले भंग किया जा सकता है। यह आर्टिकल कौन सा है, 85। राष्ट्रपति किसकी सलाह से लोकसभा को भंग कर सकता है, तो प्रधानमंत्री की सलाह से भंग कर सकता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन, प्राद्वीपीय पठार का सबसे चोटी कौन सा है। देखिए प्राद्वीपीय पठार का सबसे चोटी है ना, वह हो जाएगा अनाईमुडी। देखिए प्रायद्वीपीय कहने का मतलब भारत का जो ये वाला इलाका है ना, ये वाला इलाका इधर प्रायद्वीपीय पठार हो गया, प्रायद्वीपीय भारत इसको बोलते हैं। जहाँ पर समुद्र जहां से लगता है वो प्रायद्वीपीय पठार, तो उनमें सबसे ऊपर अगर बोलेगा तो अनाईमुडी हो जाएगा। अब वैसे अगर सबसे ऊंचा पठार पूछे तो उसका आंसर दूसरा हो जाएगा। ठीक है, उसके अनाई मलाई पर्वतीय चोटी अनाईमुडी। देखिए इसका कभी कभी ये भी पूछा जाता है, 2695 मीटर है जो प्रायद्वीपीय पठार एवं दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। ये भी पूछता है दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी क्या है। देखिए दक्षिण भारत आपको हम बना दिए हैं यहाँ से, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन है, तो अनाईमुडी, अनामलाई के पहाड़ी पर स्थित है अनाईमुडी। ठीक है, या फिर पूछे प्रायद्वीपीय पठार की सबसे ऊंची चोटी क्या है, तो तभी आप बढ़िएगा अनाईमुडी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आई होप कि आप क्वेश्चन समझ पा रहे होंगे, और ये मैं पहली बार वीडियो बना रहा हूँ तो थोड़ा हो सकता है मुझसे पढ़ने में गलती हो, तो इसके लिए माफ करिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 19 की ओर चलते हैं। मोती प्राप्त करने के लिए संवर्धन किया जाता है, मोती किसे प्राप्त किया जाता है, ओएस्टर का। ओएस्टर किसका संवर्धन किया जाता है, ओएस्टर का। ये बायोलॉजी का क्वेश्चन, मोती प्राप्त करने के लिए ओएस्टर का संवर्धन किया। ये देखिए नया क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर में कभी क्वेश्चन ये पूछा नहीं गया, तो क्वेश्चन को ज्यादा ध्यान दीजिए याद करने के लिए। प्राप्त किया, ओएस्टर की दृष्टि से मन्नार की खाड़ी, कच्छ की खाड़ी एवं सौराष्ट्र की समुद्री किनारे महत्वपूर्ण है, इससे मोती प्राप्त किया जाता है। मोती जो है ना प्राप्त किया, तो मोती प्राप्त करने के ओएस्टर एक प्रकार का वो कच्चा माल बोल सकते हैं, वो जीप टाइप का होता है जो समुद्र से निकलता है, वहां से वो प्राप्त किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन कि क्या दिया है, 20 नंबर, मनुष्य नेत्र में पुतली का आकार का नियंत्रण कौन करता है, पुतली के आकार का नियंत्रण कौन करता है। तो चलिए डिस्कशन देख लेते हैं आपका 20 नंबर का डिस्कशन, ये आ गया 20 नंबर का डिस्कशन। ठीक है, मनुष्य में नेत्र में पुतली आकार को नियंत्रण परितारिका आइरिस के द्वारा किया जाता है। तो जो हमारे नेत्र के पुतली के आकार को नियंत्रण जो करता है वो किसके द्वारा, परितारिका या फिर आइरिस के द्वारा किया जाता है। कॉर्निया के पीछे एक संरचना होती है जिसे परितारिका कहते हैं। परितारिका गहरा पेशीय डायफ्राम होता है जो पुतली के आकार में नियंत्रित होता है। तो हमारे आंख को नियंत्रित करने वाला परितारिका या आइरिस, याद करिए परितारिका या आइरिस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा 21 नंबर। 21 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्न केंद्रीय प्रवृत्ति का कौन सा मान सभी अवलोकनों पर आधारित नहीं है, कौन सा अवलोकनों पर आधारित नहीं है। तो ये क्वेश्चन भी नया है, तो इसका आंसर क्या है, गुणोत्तर माध्य। निम्न में केंद्रीय प्रवृत्ति का गुणोत्तर माध्य मान सभी अवलोकनों पर आधारित नहीं होता है। केंद्रीय प्रवृत्ति या औसतों को 5 सांख्यिकी माप है। ये मैथ से क्वेश्चन पूछा गया है। कितने प्रकार के होते हैं, 5 प्रकार के होते हैं। तो चलिए देख लेते हैं इसका डिस्कशन। ठीक है, इसमें समानांतर माध्य, माध्यिका, बहुलक, ज्यामितीय माध्य, हरात्मक माध्य। उपयुक्त 5 में से 3 शाब्दिक प्रचलित औसतों हैं, जबकि 2 अन्य ज्यामितीय माध्य और हरात्मक माध्य औसत प्रविष्ट परिस्थितियों पे उपयुक्त नहीं होती है। ठीक है, आगे चलिए डिस्कशन देखते हैं। केंद्रीय प्रवृत्ति के माप के इस बात का आभास दिलाता है कि आंकड़े किस स्थान पर केंद्रित है, किंतु आंकड़े को समुचित अर्थ विवेचन के लिए यह भी पता होना चाहिए कि आंकड़े में कितना बिखराव है या केंद्रीय प्रवृत्ति की माप के चारों ओर किस प्रकार एकत्रित है। सही उत्तर गुणोत्तर माध्य होगा। एनसीईआरटी कक्षा 11 से लिया गया, संग पेज नंबर। देखिए इसका स्रोत भी दिया गया है। ठीक है, चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर 22 नंबर की ओर चलते हैं। क्या क्वेश्चन दिया गया है, 22 नंबर, अधिक अपवर्तनांक वाला माध्य क्या होता है। अधिक अपवर्तनांक वाला माध्य दूसरे माध्यम के अपेक्षा प्रकाशित, इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, एक, दूसरे माध्यम के अपेक्षा प्रकाशित सघन होता है। चलिए इसको समझते हैं क्या लिखा हुआ है। देखिए, 2 माध्यमों के तुलना करते समय अधिक अपवर्तनांक वाले माध्यम दूसरे के अपेक्षा प्रकाशिक सघन है। दूसरा कम अपवर्तनांक वाले माध्यम प्रकाशिक विरल है। सघन मतलब कंजेस्टेड और विरल मतलब हल्का, मतलब सघन मतलब बोल रहे हैं कि ज्यादा सघन होगा, जैसे पानी और घी ले लीजिए तो सघन हो गया, एक विरल हो गया, इस टाइप का बोल रहा है। ठीक है,
चलिए नेक्स्ट देखते हैं, इसी में और डिस्कशन क्या दिया हुआ। विरल विरल माध्यम से प्रकाश की चाल सघन माध्यम की अपेक्षा अधिक होती है। विरल सघन माध्यम में प्रकाश की चाल अधिक होती है, अतः विरल माध्यम से सघन माध्यम में गमन करने पर प्रकाश के विकिरण धीमी हो जाती है। विरल से जब सघन में जाता है तो प्रकाश धीमी हो जाती है तथा अभिलंब की ओर झुक जाता है। जब ये सघन से विरल माध्यम में गमन करती है तो इसकी चाल बढ़ जाती है तथा यह अभिलंब से दूर हट जाता है। ये क्वेश्चन जो है ना बार बार प्रीवियस ईयर रेलवे में भी देखिएगा तो ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो देखिए विरल माध्यम से सघन माध्यम, अगर आप अगर मान चलिए भीड़ भाड़ वाले इलाका में जाते हैं तो आपका चाल कम जाएगा, और अगर आप फ्री वाला इलाके में रहते हैं तो आपका चाल बढ़ जाएगा। तो वही ये इस ट्रिक से भी आप याद कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट की ओर क्वेश्चन की ओर चलते हैं क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा। 23 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। चलिए 23 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, कलम सेलेक्ट कर लेते हैं। 23 नंबर क्या कह रहा है, सतलज तथा काली नदी के मध्य हिमालय जाना जाता है। किस हिमालय से नाम जाना जाता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी, कुमाऊं हिमालय के नाम से जाना जाता है। इसका डिस्कशन देख लीजिए, कुमाऊं हिमालय का, ठीक है, कुमाऊं हिमालय के नाम से जाना जाता है, ठीक है। उसके बाद सतलज तथा काली नदी के मध्य हिमालय को कुमाऊं हिमालय के नाम से जाना जाता है, ठीक है। नदी की घाटियों के आधार पर सर सिडनी बुराड कौन विभाजित किए थे, द्वारा हिमालय के पर्वतीय प्रदेशों को 4 प्रादेशिक विभाजन किया गया। सिडनी बुराड के द्वारा 4 प्रादेशिक विभाजित किया गया है, ठीक है। चलिए आगे चारों देख लेते हैं हम। देखिए प्रादेशिक विभाजन क्या है, पंजाब हिमालय जो 560 किलोमीटर पंजाब हिमालय है। ये कहां से कहां तक है, सिंधु एवं सतलज नदियों के मध्य स्थित है। सिंधु नदी से सतलज नदी के हिमालय को पंजाब हिमालय कहते हैं। कुमाऊं हिमालय किसे कहते हैं, जो 320 किलोमीटर है। सतलज से काली नदी को सतलज से काली नदी को कुमाऊं हिमालय के नाम से जाना जाता है। नेपाल हिमालय किसे कहते हैं, 800 किलोमीटर। काली नदी से तीस्ता नदी, काली देखिए पश्चिम बंगाल सरकार और तीस्ता नदी विवाद भी है, तो आप याद रखिएगा। नेपाल हिमालय कौन है, काली और तीस्ता नदी के मध्य है। असम हिमालय कौन सा होगा, तीस्ता से दिहांग नदी। तो ऐसे याद रखिएगा, देखिए सिंधु से सतलज, सतलज से काली, काली से तीस्ता और तीस्ता से दिहांग, ठीक है। उसमें पंजाब, कुमाऊं, नेपाल, असम, इस प्रकार आप याद कर लिए। मैं ये अगर जब मैं वीडियो इस पे बनाऊंगा तो मैप से भी आपको हम समझा देंगे, ठीक है। अभी डिस्कशन कर लेते हैं आगे क्या दिया हुआ। नेक्स्ट 24 नंबर क्वेश्चन क्या है, सरकार द्वारा अवरोधों तथा प्रतिबंधों को हटाना क्या कहलाता है। सरकार द्वारा अवरोधों तथा प्रतिबंधों को हटाना क्या कहलाता है, उदारीकरण, उदारीकरण कहा जाता है। सरकार द्वारा अवरोधों तथा प्रतिबंधों को हटाना उदारीकरण कहलाता है। उदारीकरण विभिन्न प्रतिबंधों द्वारा कर अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों में मुक्त करना। और एक बार कलम से हटा लेते हैं, ये वाला डिस्टर्ब कर रहा है, ठीक है। मुक्त करने की नीति है, अर्थात अर्थव्यवस्था के को विभिन्न प्रकार के नियामकों और नियंत्रणों के संबंध में उदार होना है। यह मुख्यतः उद्योग तथा अन्य आर्थिक क्रियाओं, ठीक है। आगे देखते हैं डिस्कशन। आर्थिक क्रियाओं पर सरकारी नियंत्रण को समाप्त करके या करने से संबंधित है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपको क्या दिया हुआ है, 25 नंबर। ईस्वी 809 ईस्वी में फारसी में गिफ्ट टू मोनीथिस्ट किसने लिखा। देखिए एक एक बुक तो पूछा जाता है, एक आपको दिन दिवस भी पूछा जाता है। तो गिफ्ट टू मोनीथिस्ट किसकी लिखी हुई है, तो ये किसकी पुस्तक है, राम मोहन राय के द्वारा लिखी हुई है। देखिए 1809 ईस्वी में गिफ्ट टू मोनीथिस्ट या तुहफत उल मुहाइदीन, तुहफत उल मुवाहिदीन नामक पुस्तक राम मोहन राय के द्वारा लिखी गई है। तो मेरे साथ बोलिए, गिफ्ट टू मोनीथिस्ट पुस्तक के लेखक कौन, राम मोहन राय। इसका एक अन्य नाम क्या है, तुहफत उल मुहाइदीन, मुवाहिदीन, ठीक है। थोड़ा वैसा नाम है तो पढ़ने में भी दिक्कत आ रही है, चलिए कोई बात नहीं।
अब देखिए करंट अफेयर से दिया गया है, पटना उच्च न्यायालय के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो पटना उच्च न्यायालय के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश कौन है? चलिए आपका आंसर हो जाएगा कौन? के विनोद चंद्र। वैसे देख लीजिएगा वर्तमान कौन है, मैं वो जानता नहीं हूँ अभी, वर्तमान है जो दिया हुआ मैं पढ़ देता हूँ। पटना उच्च न्यायालय हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश जस्टिस विनोद चंद्रन की नियुक्ति की गई, जो 23 मार्च 2000 से उन्होंने अपना शपथ लिया था। तो हो सकता है चेंज हो गया हो, आप देख लीजिएगा। ये बस ये याद रखिएगा कि करंट अफेयर से मुख्य न्यायाधीश भी पूछा जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये क्या है? 27 नंबर, हाल ही में बिपरजॉय खबरों में था, वह क्या है? बिपरजॉय जानते हैं कि खबरों में क्या था? एक चक्रवात था। बिपरजॉय एक चक्रवात था, तो चक्रवात से भी ये क्वेश्चन पूछा गया। हाल ही में खबरों में बिपरजॉय एक चक्रवात है, यह अरब सागर और गुजरात के समुद्री तट से टकराया और इसका नामकरण बांग्लादेश ने। देखिए हर एक साल कोई ना कोई देश नामकरण करते रहता है, तो इसका बिपरजॉय का नामकरण किसने किया? बांग्लादेश ने किया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, चलिए दिखाई देगा आपको। 28 नंबर, निम्नलिखित में से कौन से ताप विद्युत परियोजना महाराष्ट्र में स्थित है? स्थित नहीं है, महाराष्ट्र में स्थित नहीं है। देखिए एक ऑप्शन का आंसर हो जाएगा कहलगांव। कहलगांव कहाँ है? ये बिहार में स्थित है, कहलगांव भागलपुर बिहार। ये कौन कौन स्थित है? तिरोरा, चंद्रपुर, ट्राम्बे। ट्राम्बे तो जानते हैं कि यहाँ तो ताप विद्युत परियोजना भी है, और सबसे पहले जो वो बना था ना परमाणु भट्टी बिजली बनाने के लिए, तो ये भी ट्राम्बे मुंबई में। कहलगांव ताप विद्युत महाराष्ट्र में स्थित नहीं है, यह भागलपुर बिहार में स्थित है। भागलपुर के बिहार में स्थित ये परियोजना है, जो एनटीपीसी के अधीन कोयला आधारित संयंत्र स्थित है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये हो गया 28 और 29 नंबर इस साइड क्वेश्चन होगा। 29 नंबर की ओर हम चलते हैं। चलिए 29 नंबर पर आते हैं। 29 नंबर इसको इस साइड कर लीजिए। ठीक है, किसी वस्तु का चंद्रमा पर भार पृथ्वी पर उसके भार का होता है, कितना होता है? देखिए ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, तो इसको ध्यान रखिएगा। तो इसका आंसर क्या है? 1/6। किसी वस्तु का चंद्रमा पर भार उसके भार का 1/6, यानी अगर मान चलिए यहाँ भार है ना अथी 600 kg, तो वहां जाइएगा तो इसे 6 से भागे तो 100 kg आपका भार हो जाएगा। तो यानी पृथ्वी के भार का 1/6 चंद्रमा पर भार आपका होगा। देखिए इसी में कभी कभी कंफ्यूजन करके ये पॉइंट दिया जाता है, तो इसका द्रव्यमान, देखिए द्रव्यमान कभी किसी का चेंज नहीं होता। भार बराबर W बराबर होता है M×G। अब ये भार क्यों चेंज होता है कि देखिए W बराबर M×G होता है, तो गुरुत्वीय त्वरण जानते हैं कि हर एक जगह चेंज होता है, इसीलिए भार भी चेंज होते रहता है। तो ये आप ध्यान रखिएगा। लेकिन द्रव्यमान द्रव्यमान M किसी का चेंज नहीं होता है कभी भी। तो अगर द्रव्यमान पूछे तो इस क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है क्वेश्चन, इसलिए मैं थोड़ा ज्यादा डिस्कशन इसका कर दिया हूँ। वस्तु का द्रव्यमान भार पृथ्वी के भार का 1/6 हो जाएगा, नहीं चंद्रमा का पृथ्वी का 1/6 याद रखिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? ठीक है, ये पानी का क्वथनांक सेल्सियस में होता है। ये क्वेश्चन भी वीआई लगा लीजिए, हर एक क्वेश्चन हर एक एग्जाम में आपको पूछा जाएगा। ठीक है, इसका हो जाएगा 100 डिग्री सेल्सियस। क्वथनांक कितना होता है पानी का? 100 डिग्री सेल्सियस। मतलब क्वथनांक का मतलब हो गया कि कितने पर पानी बॉयल करेगी, यानी अवस्था अपनी चेंज करेगी, द्रव से वाष्प में चेंज करेगी। ठीक है, चलिए इसका डिस्कशन पढ़ लेते हैं। पानी का क्वथनांक 100 डिग्री सेल्सियस होता है। वायुमंडलीय दाब पर वह तापमान जिस द्रव्यमान पर उबलने लगता है उसे क्वथनांक कहते हैं। क्वथनांक समष्टि गुण है। द्रव के सभी कणों को उतनी ऊर्जा मिलती है जो वाष्प में बदल जाती है। जल का तापमान, आप देखिए इसमें कभी कभी केल्विन में भी पूछ लेता है, तो सारा दिया गया है। जल का तापमान 373 केल्विन में कर दीजिए, 100 डिग्री सेल्सियस कर दीजिए, 273 में 100 जोड़ दीजिएगा तो केल्विन में चेंज हो जाएगा। ठीक है, चलिए ये इकोनॉमिक्स से क्वेश्चन दिया गया है। रिवर्स रेट तथा रेपो रेट तथा रिवर्स रेपो रेट के बारे में। रिवर्स रेपो रेट में वृद्धि क्या कहलाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा क्या? बी, तरलता घटती है। चलिए आगे इसका क्या डिस्कशन दिया हुआ है। रिवर्स रेपो रेट में वृद्धि से तरलता घटती है। रिवर्स रेपो रेट में वृद्धि होने से क्या घटेगी? तरलता आपकी घटेगी। रिवर्स रेपो रेट वह दर है जो भारतीय रिजर्व बैंक अपने ग्राहकों को उनसे लिए गए अल्पकालीन ऋण पर प्रदान करती है। ठीक है, ऋण प्रदान करती है। ठीक है, रिवर्स रेपो रेट का प्रयोग आरबीआई द्वारा वाणिज्य बैंकों से अल्पकालीन ऋण लेकर अर्थव्यवस्था को तरलता निकालने या कम करने के लिए। देखिए एक होता है रेपो रेट, एक होता है रिवर्स रेपो। देखिए ये हो गया आरबीआई, और वो हो गया ये मान लेते हैं ये हो गया जनरल बैंक, जो एसबीआई हो गया, ये हो गया। तो आरबीआई जब इसको सीधा सीधा देगा किसी को, तो इसको बोलता है रेपो रेट। अगर लोन इसको देगा जनरल बैंक को, तो उसको बोलेंगे रेपो रेट। यही उल्टा चलिएगा तो रिवर्स, रिवर्स मतलब उल्टा। देखिए अब ये तो आरबीआई बड़ा है, तो बड़ा आदमी छोटा का कोई चीज देता है तो सीधा सीधा बात होता है, लेकिन छोटा आदमी किसी बड़ा आदमी को अगर कोई ऋण देता है तो ये बड़ी बात हुई ना, तो इसलिए इसको रिवर्स रेपो रेट कह देंगे। ठीक है, समझ गया आप? रिवर्स रेपो रेट और रेपो रेट, तो वही डिस्कशन यहाँ किया गया है, तो आपको हम समझा दे रहे हैं। अब देखिए रिवर्स रेपो रेट दर में वृद्धि का प्रभाव। अब इस पे प्रभाव क्या पड़ेगा? वाणिज्यिक बैंकों के पास पूंजी की कमी होगी और बाजार में तरलता कमी होगी, और परिणाम स्वरूप ब्याज दरों में वृद्धि हो जाएगी। ये पॉइंट याद रखिएगा। ठीक है,
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आपको इसी में और डिस्कशन दिया गया, अर्थव्यवस्था में तरलता में कमी आएगी, उसके उपभोग व्यय एवं निवेश व्यय में गिरावट अर्थात समग्र मांग कमी होगी, मुद्रास्फीति नियंत्रण और वस्तु एवं सेवाओं की कीमत में कमी होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। थोड़ा नीचे कर लेते हैं, दिखाएंगे जरा। चलिए 32 नंबर क्वेश्चन क्या है, गागर में सागर भरना मुहावरे का अर्थ क्या है? ये तो समझ रहे हैं, बचपन से ही याद है। तो गागर में सागर भरना, थोड़े शब्दों में अधिक कहना, यानी थोड़ा शब्द में बहुत कुछ कह देते हैं ना आदमी, तो उसी को बोलते हैं गागर में सागर भर देना। ठीक है, इसका देखिए, गागर में सागर भरना मुहावरा का अर्थ है थोड़े शब्दों में अधिक कहना। अन्य विकल्प असंगत है, आप विकल्प के अनुसार भी इसको छाट सकते हैं। चलिए 33 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। अब देखिए कुछ मुहावरा दिया गया है जो आप यहाँ याद कर सकते हैं। ऐसे वाक्यांश जो अपने सामान्य अर्थ के स्थान पर विशेष अर्थ प्रकट करते हैं उसे मुहावरा कहते हैं। ठीक है, उसे क्या कहेंगे? मुहावरा कहेंगे। हथेली पर सरसों उगाना, हथेली पर सरसों उगाना यानी असंभव कार्य करना। छाती दूनी होना यानी उत्साहित होना। नहीं कहते कि तू छाती हमारा बड़ा कर दिया, कभी नौकरी लग जाए आपका तो आपके पिताजी का छाती दूनी हो जाती है, तो वही है उत्साहित होना। ठीक है, अकल के घोड़े का दौड़ना, सिर्फ कल्पना करना। ठीक है, इसलिए विकल्प एक सही है। चलिए आगे चलते हैं, क्या क्वेश्चन दिया है। जलप्रपात से एक क्वेश्चन पूछा गया है, धुआंधार जलप्रपात का संबंध में किस नदी से संबंधित है? ये धुआंधार जलप्रपात का संबंध किस नदी पे है? तो ये नर्मदा नदी पे है। नर्मदा नदी पे धुआंधार जलप्रपात नर्मदा नदी से संबंधित है। जलप्रपात, चलिए जलप्रपात कहते किसको है? जब नदी जल किसी स्थान पर खड़े ढाल क्लिप के ऊपरी भाग से अत्यधिक तीव्र गति से नीचे गिरती है तो उसे जलप्रपात। जलप्रपात समझ रहे हैं ना, झरना टाइप का जो होता है, जैसे पहाड़ है, अब पहाड़ से नीचे पानी एकदम झरझर गिर रहा है तो उसी को जलप्रपात बोल देंगे। ठीक है, जलप्रपात, उसी को जलप्रपात बोल देंगे। ठीक है, आगे और देखते हैं इसका डिस्कशन क्या है। भारत में अधिकांश जलप्रपात पठारी प्रदेशों में पाए जाते हैं क्योंकि वहां भू आकृति अधिक ऊंची नीची एवं सेल कठोर होते हैं। देखिए ज्यादातर तो आप अपना पठार प्रदेश में ही जो जलप्रपात, अपना बिहार में ज्यादातर तो कृषि प्रधान क्षेत्र है। कुछ पहाड़ गया के क्षेत्र में, कुछ उधर में है पहाड़, तो वहां आपको जलप्रपात थोड़ा बहुत देखने को मिलेगा, लेकिन ज्यादातर ये आपको दक्षिण भारत में जलप्रपात हिमालय के क्षेत्र में देखने को मिलेगा। धुआंधार जलप्रपात नदी नर्मदा नदी पर स्थित मध्य प्रदेश में स्थित जबलपुर जिला में स्थित है। याद रखिएगा, जबलपुर जिला एक बार परीक्षा में पूछा गया था, तो याद रखिए कहाँ स्थित है। मैं एक बार पढ़ के फिर सुनाता हूँ। धुआंधार जलप्रपात नर्मदा नदी कहाँ है? मध्य प्रदेश के जबलपुर जिला में स्थित है। दुग्ध धारा और कपिल धारा जलप्रपात भी नर्मदा नदी पर। कितने आपको जलप्रपात मिल गए नर्मदा नदी पर? याद करिए मेरे साथ, धुआंधार, दुग्ध धारा और कपिल धारा। धुआंधार, दुग्ध धारा, कपिल धारा, 3 जलप्रपात नर्मदा नदी पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 34 नंबर क्वेश्चन आपका मैथ का क्वेश्चन है, तो आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है, ये डिस्कशन दिया, देख लीजिएगा, सॉल्व कर लीजिएगा। मैथ को मैं छोड़ रहा हूँ क्योंकि इसके लिए टाइम थोड़ा लगेगा। चलिए 34 के बाद आपको हम 35 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। गुरु दक्षिणा शब्द कौन सा समास है? गुरु दक्षिणा शब्द कौन सा समास है? ये तत्पुरुष समास है। समझ रहे हैं ना, जब एकलव्य एक गुरु द्रोण जब एकलव्य से गुरु दक्षिणा मांगा जाता है तो उन्होंने अंगूठा काट के दे दिया, तो वही गुरु दक्षिणा शब्द है। समझिए, गुरु दक्षिणा पहले दिया जाता था। गुरु दक्षिणा शब्द तत्पुरुष समास के अंतर्गत दिया है, तो आप याद रखिएगा, गुरु द्रोण तत्पुरुष समास के अंतर्गत आएंगे। जो दक्षिणा मांग ली हो तत्पुरुष समास के अंतर्गत आएंगे। समास जब 2 या 2 से अधिक शब्दों से मिलकर जो नया शब्द बनता है उसे समास कहा जाता है। देखिए जो शब्द कुछ मैं बोल रहा हूँ, ये किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाने के लिए बस याद करने का ट्रिक बता रहा हूँ आपको। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 35 नंबर से बाद 36 नंबर क्वेश्चन की ओर। देखिए ये थोड़ा डिस्कशन भी दिया हुआ है तो डिस्कशन पढ़ लेते हैं। समास का भेद। समास कितने प्रकार के होते हैं? 6 प्रकार का। अव्ययीभाव, तत्पुरुष, बहुव्रीहि, द्विगु, द्वंद्व और कर्मधारय। ठीक है, चलिए आगे। तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास दूसरे पद प्रधान होते हैं। इस समास का विग्रह करके कारक प्रकट होता है। गुरु दक्षिणा शब्द का समास विग्रह करने से पता होता है कि गुरु के लिए दक्षिणा, यानी विग्रह करने के कारण चिन्ह के लिए प्रकट होता है, तत्पुरुष समास के अंतर्गत आएगा। गुरु दक्षिणा कौन सा समास आएगा? तत्पुरुष समास के अंतर्गत आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिमेटोग्राफ संशोधन विधेयक 2023 का उद्देश्य क्या है? देखिए करंट अफेयर से क्वेश्चन अच्छा खासा पूछा जाता है, तो आप करंट अफेयर्स के बारे में ध्यान रखिएगा। सिमेटोग्राफ किससे संबंधित है? सिमेटोग्राफ क्या ऑप्शन होगा? सी। क्या होगा? पायरेटेड फिल्म कंटेंट को रोकने या आयु अनुसार रेटिंग, यानी कि जो गलत सिनेमा कभी हो जाता है तो आयु के हिसाब से आप दे दीजिए उसको, वही बात यहाँ कह रहा है। ठीक है, चलिए देखिए, सिनेटोग्राफ संशोधन विधेयक 2023 का मुख्य उद्देश्य है पायरेटेड फिल्म कंटेंट को रोकना और आयु अनुसार रेटिंग सुनिश्चित करना है। ठीक है, चलिए आगे डिस्कशन और इसका देख लेते हैं क्या दिया। इस विधेयक की घोषणा सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर। सूचना और प्रसारण मंत्री कौन है? अनुराग ठाकुर हैं। ठीक है, 37 नंबर क्वेश्चन की ओर ले चलते हैं आपको। 37 नंबर क्या कह रहा है?
37 नंबर देखिए, 37 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से किसका उपयोग कांच पर लिखने के लिए किया जाता है? तो कांच पर लिखने के लिए क्या जाता है? हाइड्रोजन आयोडाइड, सॉरी, हाइड्रोजन फ्लोराइड का प्रयोग किया जाता है। जिसको इसको सीधा लिखिए HF। कांच पर लिखने के लिए कौन सा? कांच पर लिखने के लिए HF, यानी HF डिलक्स गाड़ी आप देखे होइएगा, तो HF डिलक्स गाड़ी जो कांच होता है उसके कांच पर कौन सी लिखिएगा? तो कांच से लिखने के लिए HF का प्रयोग किया जाता है। तो HF डिलक्स गाड़ी के अनुसार आप याद रखिए, क्योंकि हाइड्रोजन फ्लोराइड और हाइड्रोजन आयोडाइड में आपको कंफ्यूजन होगा। ठीक है, हाइड्रोजन फ्लोराइड का उपयोग कांच पर लिखने के लिए किया जाता है। कांच पर नक्काशी करने के लिए हाइड्रोजन फ्लोराइड HF का प्रयोग किया जाता है। देखिए शॉर्टकट में HF बोला जाता है। ठीक है, चलिए आगे इसका और डिस्कशन देख लेते हैं। इसका अन्य नाम है फ्लोरोहाइड्रिक, हाइड्रोफ्लोरिक तथा हाइड्रोफ्लोरिक क्लोराइड। यह जल में हाइड्रोजन का विलयन होता है। जल में हाइड्रोजन का विलयन होता है HF, जल में हाइड्रोजन का विलयन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 38 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, थोड़ा नीचे कर लेते हैं, ऊपर चला गया। 38 नंबर क्वेश्चन देखिए, 1915 में भारत लौटने के बाद गांधी जी ने डैश की तरह कपड़े पहनने का निर्णय लिया। गांधी जी ने किसके तरह कपड़े पहनने का निर्णय लिया? काठियावाड़ी किसान की तरह कपड़े पहनने के। इसमें देखिए गांधी जी कब लौटे थे? तो 9 जनवरी 1915 को लौटे थे। तो 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है इन्हीं के लौटने के अवसर पर। और कौन सा कैसे कपड़े पहनते थे? काठियावाड़ी। काठियावाड़ी कहाँ पड़ता है? गुजरात का इलाका है काठियावाड़ी। वहीं वहां के जो किसान जैसे कपड़े पहनते हैं उसी के अनुसार कपड़ा पहनना शुरू किया। अब देखिए डिस्कशन देख लेते हैं। 1915 ईस्वी में लौटने के बाद गांधी जी ने काठियावाड़ी किसान की तरह कपड़े पहनने का निर्णय लिया। 1921 में जाकर उन्हें वो छोटी धोती धारण की जिसे वे आजीवन पहनते रहे। स्रोत है NCERT के क्लास 9 के पेज इतना से। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन देख लेते हैं क्या क्वेश्चन दिया हुआ है। उसके बाद बोल रहे हैं मध्यकाल में सामंत को उसका लॉर्ड जो जमीन देता था उसे डैश कहलाता था। डैश कहलाता। चलिए इसका क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं क्या दिया हुआ है। इसका आंसर ये रहा डिस्कशन। मध्यकाल में सामंत को उसका लॉर्ड जो जमीन देता था उसको फीफ फीफ कहलाता था। क्या कहलाता था? मध्यकाल में जो जमीन देता था उसको क्या कहलाता था? फीफ। याद रखिएगा, मध्यकाल में जमीन देता है उसको फीफ। मेरे साथ भी 2-3 बार बोलिए, आपको याद होते जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, 40 नंबर क्वेश्चन की ओर। 40 नंबर क्वेश्चन की ओर लेके चलते हैं आपको। हाँ देख लीजिए क्या बोल रहा है, निम्न में से कौन सा मिश्रण नहीं है? कौन सा मिश्रण नहीं है? तो आश्वित जल मिश्रण नहीं है, दूध मिश्रण है, वायु मिश्रण है, आयोडित कृत नमक है। आश्वित जल मिश्रण नहीं है, यह से सभी मिश्रण के अंतर्गत आया जाता है। आश्वित जल एक प्रकार का यौगिक है। ठीक है, यौगिक वह पदार्थ जो 2 या 2 से अधिक तत्वों के नियत अनुपातिक रासायनिक तौर पर संयोजन से बनता है उसे बनता है। जैसे कि जल, जल क्या है? यौगिक के अंतर्गत आएगा। ठीक है, उसके बाद आसुत, आसुत जल, मीथेन, चीनी, नमक, ये सब किसके अंतर्गत आएगा? यौगिक के अंतर्गत आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इकोनॉमिक्स से दिया गया है। एक देश में एक विशेष वर्ष, इसको अलग कर लेते हैं थोड़ा। देखिए एक देश में एक विशेष वर्ष के दौरान उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं एवं सेवाओं के कुल मूल्य को क्या कहा जाता है? तो इसको क्या कहा जाए? सकल घरेलू उत्पाद। ठीक है, जिसे GDP कह देते हैं, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ठीक है, किसी अर्थव्यवस्था में एक वित्तीय वर्ष में उत्पादित सभी वस्तुओं एवं सेवाओं को मौद्रिक मौद्रिक उसका सकल घरेलू उत्पाद GDP कहते हैं ना, किसी देश का GDP। तो वही एक वर्ष में उत्पादित वस्तुओं एवं सेवाओं के अंतिम वस्तुओं के मूल्य को GDP कहेंगे। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्रथम विश्व युद्ध के तत्कालिक कारण क्या थे? आपको बताए थे ना द्वितीय विश्व युद्ध के तत्कालिक कारण ऊपर में डिस्कशन दिया गया, तो याद रखिएगा। तो क्या होगा? इसका आंसर होगा डी, ऑस्ट्रियन। ऑस्ट्रिया एक ऑस्ट्रिया देश है, यूरोपियन ऑस्ट्रिया देश है, उसके राजकुमार फर्डिनेंड की हत्या कर दिया था। ठीक है, चलिए आगे इसका डिस्कशन देख लेते हैं। डिस्कशन क्या है? प्रथम विश्व युद्ध में विश्व युद्ध का तत्कालिक कारण 28 जून 1914 को ऑस्ट्रियन राजकुमार फर्डिनेंड की हत्या की गई। इस घटना को सोराजोवा हत्याकांड के नाम से जाना जाता है। 2 नाम है, फर्डिनेंड की हत्या किस घटना के नाम से जाना जाता है? सेराजोवा घटना के नाम से जाना जाता है। इस घटना को ऑस्ट्रिया ने सर्बिया का संयंत्र मानते हुए उसके खिलाफ युद्ध की घोषणा की। ऑस्ट्रिया ने सर्बिया का संयंत्र मानते हुए इसकी घोषणा कर दी गई थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आपको दिखाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 43 नंबर, नवनिर्वाचित लोकसभा में तत्कालीन प्रोटेम्प्ट स्पीकर किसे किससे चुना जाता है? प्रोटेम्प्ट स्पीकर किसको चुनाएगा? लोकसभा में वरिष्ठ जो देखिए जब लोकसभा की पहली बैठक होती है ना, तो स्पीकर तो होता नहीं है, पुराना स्पीकर होता है, तो नया नया स्पीकर को प्रोटेम्प्ट स्पीकर कहते हैं। जो इसमें वरिष्ठतम सदस्य होता है ना उसको प्रोटेम्प्ट स्पीकर चुना जाता है। तो चलिए इसका डिस्कशन कर लेते हैं।
नवनिर्वाचित लोकसभा में तत्कालीन अध्यक्ष प्रोटेम स्पीकर के रूप में लोकसभा में वरिष्ठ सदस्यों को चुना जाता है। प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति कौन करेगा? राष्ट्रपति। दो याद रखिएगा, प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा। ठीक है, चलिए अब ये G20 से क्वेश्चन दिया गया है कि कौन सा देश G20 का सदस्य नहीं है? भारत है, बांग्लादेश, फ्रांस, तुर्की। देख लेते हैं इसका आंसर क्या दिया हुआ है 44 नंबर का। देखिए बांग्लादेश इसका सदस्य नहीं है। देखिए G20 में बांग्लादेश इसका सदस्य नहीं है। G20 का, चलिए इधर कर लेते हैं। G20 का गठन 1999 इसमें एशियन वित्तीय संकट के बाद वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंकों के गवर्नर के लिए वैश्विक आर्थिक और वित्तीय मुद्दे पर चर्चा करने के लिए एक मंच के रूप में की गई थी। ठीक है, आगे देखिए डिस्कशन इसका। G20 में 19 देश, अफ्रीकन यूनियन इस बार जो अपने भारत में शामिल हुआ था ना, तो अफ्रीकन यूनियन को भी शामिल कर, यूरोपीय संघ को मिलाकर टोटल 21, यानी कितने सदस्य हैं? 19 गो तो देश है और 2 गो संगठन है। कौन कौन संगठन? एगो अफ्रीकन यूनियन, एगो यूरोपीय संघ सदस्य। G20 में सदस्य कौन कौन है? यूरोपियन वाला देखिए पहले कौन है? अर्जेंटीना, ऑस्ट्रिया, ब्राजील, कनाडा, चीन, फ्रांस, जर्मनी, भारत, इंडोनेशिया, इटली, जापान, कोरिया गणराज्य, मेक्सिको, रूस, सऊदी अरब, दक्षिणी अफ्रीका, तुर्की का नाम बदल के तुर्की कर दिया गया था, यूनाइटेड किंगडम, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, यूरोपीय संघ तथा अफ्रीका संघ। ये अफ्रीका संघ भारत में यहाँ जब G20 हुआ था ना सम्मेलन, उसमें ये शामिल किया गया था। तो ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 45 नंबर की ओर चलते हैं। 45 नंबर में क्या दिया हुआ है? 45 में निम्न में से कौन से पादप युग में उभयलिंगी पुष्प है? उभयलिंगी पुष्प के अंतर्गत कौन से पौधे आएंगे? गुड़हर एवं सरसों। गुड़हर एवं सरसों जो है ना उभयलिंगी के अंतर्गत आते हैं। तो चलिए डिस्कशन देख लेते हैं। गुड़हर तथा सरसों पादप युग्म उभयलिंगी पुष्प है। उभयलिंगी पुष्प के अंतर्गत आते हैं जब पुष्प में पुंकेसर एवं स्त्री केसर दोनों उपस्थित होते हैं तो उसे उभयलिंगी कहते हैं। जानते हैं कि पुरुष वाला में पुंकेसर होता है और स्त्री वाला में स्त्री केसर होता है, जिसको दोनों एक ही पौधे में उपस्थित होते हैं उसे उभयलिंगी कहते हैं। जैसे गुड़हर एवं सरसों का जो होता है ना वह उभयलिंगी होता है। ठीक है, जब पुष्प में पुंकेसर अथवा स्त्री में इंकेसर स्त्री केसर में कोई एक जनन उपस्थित होता है तो पुष्प एक लिंगी होता है, जैसे पपीता और तरबूजा। अगर एक ही उपस्थित होता है तो एक लिंगी, अगर दो उपस्थित होता है दो लिंगी, अगर दोनों उपस्थित होता है तो उभयलिंगी। तो एक लिंगी में पपीता और तरबूजा आएगा आपको, पपीता और तरबूज आपको आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 46 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? टोक्यो ओलंपिक में सुमित नांगल ने भारत का प्रतिनिधित्व किया था। सुमित नांगल ने भारत का प्रतिनिधित्व किया था किस चीज में? टेनिस। टोक्यो ओलंपिक में सुमित नांगल ने टेनिस में भारत का प्रतिनिधित्व किया था। सुमित नांगल के, अब ये भी क्वेश्चन आप याद रखिएगा कि सुमित नांगल किस खेल से संबंधित है? तो टेनिस खेल से संबंधित है। ठीक है, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 47 नंबर में क्या दिया हुआ है? भौगोलिक अनुसंधान में किस देश ने यूरोप भौगोलिक अनुसंधान किस देश में यूरोप के नेतृत्व प्रदान किया? तो इसका आंसर हो जाएगा कौन? डी नंबर, पुर्तगाल। भौगोलिक अनुसंधान में पुर्तगाल ने यूरोपियों को नेतृत्व किया। ठीक है, यूरोप ने 15वीं शताब्दी में अंतरराष्ट्रीय व्यापार के बाद में वाणिज्यिक गतिविधियों के युग में प्रवेश किया। ठीक है, आगे नेक्स्ट इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। ठीक है, चलिए यह पुर्तगाली और स्पेनिश थे जिन्होंने 15वीं एवं 16वीं शताब्दी में शुरुआत में नए समुद्री मार्गों की खोज का बीड़ा उठाया और यात्रियों को प्रोत्साहित किया और प्रारंभिक औपनिवेशिक साम्राज्य को गठन किया। पुर्तगाल के राजकुमार हेनरी द नेविगेटर, इसका देखिए नाम ही नेविगेटर है, नेविगेशन करते रहता है। नेविगेटर के नेतृत्व में इसमें शुरुआत की गई थी। इस समय बार्थोलोमियो डियाज ने पुर्तगाली व्यापारी द्वारा 1488 में केप ऑफ गुड होप, जब अफ्रीका के मैप में आइएगा तो नीचे वाला पॉइंट को आपको केप ऑफ गुड होप कहा जाता है, जो 1488 में इसके द्वारा खोजा गया था। ठीक है, जो कि अफ्रीका के महाद्वीप के सबसे निचली बिंदु है। देखिए बोला भी इन्होंने। इसके उपरांत कोलंबस स्पेन द्वारा 1442 से अमेरिका की खोज किया गया था। इसके स्पेन के द्वारा क्या खोजा गया था? अमेरिका का खोज किया गया था 1442 ईस्वी में। उसके बाद और देख लीजिए 1442 ईस्वी में खोजा गया था बार्थोलोमेव केप ऑफ गुड होप। और उपरांत कोलंबस ने 1492 अमेरिका का खोज किया था। वास्को डी गामा पुर्तगाली यात्री थे जो 1498 से भारत के समुद्री मार्ग का खोज किया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा 48 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, 48 नंबर डिस्कशन कर लेते हैं। विधान परिषद वाले राज्यों में विधान परिषद के सदस्यों की कुल संख्या उस राज्य के विधानसभा के सदस्यों की कुल संख्या का डैश से अधिक नहीं होना चाहिए। किससे अधिक नहीं होना चाहिए? 1/3 सदस्यों से अधिक नहीं होना चाहिए। ठीक है,
चलिए इसका डिस्कशन पढ़ लेते हैं, क्या दिया हुआ है डिस्कशन। विधान परिषद वाले राज्यों की विधान परिषद के सदस्यों की कुल संख्या उस राज्य के विधानसभा के सदस्यों की कुल संख्या के 1/3 से अधिक नहीं होना चाहिए। विधान परिषद की संख्या 1/3 से अधिक नहीं होना चाहिए। और विधान परिषद सदस्यों में अधिकतम संख्या विधानसभा के 1/3 सदस्य और न्यूनतम 40 निश्चित की गई है। अधिकतम आप 1/3 से अधिक नहीं ले सकते हैं और न्यूनतम आप कितना ले सकते हैं, 40। 40 से कम नहीं होगा और 1/3 से अधिक नहीं होगा। विधान परिषद जानते हैं बहुत सारे राज्यों में, शायद 6 राज्यों में विधान परिषद है, जो आप कंफर्म हो लीजिएगा, मैं कंफर्म नहीं हूँ इस चीज का। 6 राज्यों में विधान परिषद है, तो कम से कम 40 से होना चाहिए और मैक्सिमम 1/3 से अधिक नहीं होना चाहिए। 1/3 होना चाहिए, उससे अधिक आपका नहीं होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 49 नंबर की ओर चलते हैं। 49 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है, हाँ, जी का मान कितना होता है गुरुत्वीय त्वरण। ये बड़ा जी है, देखिए एक छोटा जी होता है जिसका मान 9.8 या 10 कह लेते हैं, और एक बड़ा जी होता है जिसका मान क्या होता है, इसका मान होता है, क्वेश्चन नंबर आंसर इसका डी, 6.67 गुणे 10 के पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर के। ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है जी का मात्रक न्यूटन मीटर स्क्वायर पर के जी स्क्वायर, तो इसका आप मान भी याद रखिएगा और मात्रक भी याद रखिएगा। जी का मान 6.67 गुणे 10 के पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर के जी स्क्वायर है, ठीक है। पर के जी, माइनस को पर के जी बोलते हैं। एकांक द्रव्यमान पर स्थित एकांक द्रव्यमान के दो पिंडों के बीच कार्य करने वाली गुरुत्वाकर्षण बल को गुरुत्वाकर्षण नियतांक कहते हैं, जिसको कैपिटल जी से सूचित करते हैं। जी का मान सभी स्थानों पर समान होता है और यह एक अदिश राशि है। और इसी में अगर छोटे जी का मान पूछ दे तो 9.8 या लगभग 10 के बराबर कह देते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको क्या दिया हुआ है, 50 नंबर। डोमोस शब्द का तात्पर्य क्या है। डोमोस शब्द का क्या तात्पर्य है। डोमोस का अर्थ होता है जनता। इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, एक। डोमोस शब्द का तात्पर्य है जनता से है। डोमोस किससे संबंधित है, जनता। लोकतंत्र शब्द अंग्रेजी शब्द डेमोक्रेसी का हिंदी रूपांतरण है। डेमोक्रेसी दो यूनानी शब्द डोमोस और क्रेटिया, जिनका अर्थ होता है जनता और शासन। यानी लोकतंत्र शब्द डेमोक्रेसी दो शब्द से बना है, किससे, ये भी याद रखिएगा किस शब्द से, यूनान शब्द से है। डोमोस और क्रेटिया दो शब्द से मिलके बना हुआ है, तो डेमोक्रेसी है, तो याद रखिएगा जनता है। डोमोस का अर्थ है जनता और क्रेटिया का अर्थ होता है शासन। जनता का शासन ही डेमोक्रेसी होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 51 नंबर क्वेश्चन, 51 नंबर देख लीजिए। 51 नंबर क्वेश्चन ये रहा। अप्रैल 2023 में प्रमुख फसल बीमा योजना प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में कितने वर्ष पूर्ण कर लिया। फसल बीमा योजना कितने वर्ष पूर्ण कर लिया, तो टोटल 7 वर्ष पूर्ण कर लिया, ठीक है। चलिए इसका डिस्कशन देख लेते हैं, क्या दिया हुआ है। ये तो करंट अफेयर्स है, तो इसको डिस्कशन कर लेते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 13 जनवरी 2016 ईस्वी शुरू की गई प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए उनकी उपज के लिए एक बीमा सेवा है, जो योजना 2023 तक 7 वर्ष पूर्ण कर लिया, ठीक है। ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। आगे चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं। बक्सा टाइगर रिजर्व राज्य में स्थित है। बक्सा टाइगर रिजर्व कहाँ स्थित है, पश्चिम बंगाल में। बुक्सा टाइगर रिजर्व पश्चिम बंगाल में स्थित है। बुक्सा को बक्सा टाइगर रिजर्व लिखा गया है, तो कहाँ स्थित है, ये पश्चिम बंगाल में स्थित है बुक्सा टाइगर रिजर्व। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 53 की ओर। 53 ये रहा, 53 नंबर क्वेश्चन। चलिए 53 नंबर पर के सुनाते, ये रहा 53। संविधान का अनुच्छेद 25 किससे संबंधित है। 25 किससे संबंधित है, तो संविधान का अनुच्छेद 25 धर्म की स्वतंत्रता से संबंधित है। 25 किससे संबंधित है, संविधान के अनुच्छेद 25 को धर्म की स्वतंत्रता से संबंधित है। संविधान के भाग 3 अनुच्छेद 3 में 12 से 35 तक मूल अधिकारों का वर्णन किया है। भाग 3 मूल अधिकार का वर्णन क्या है, भाग 3 और 12 से 35। ये बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है, भाग 3 और मूल अधिकार अमेरिका के संविधान से। कहां से लिया गया मूल अधिकार, अमेरिका के संविधान से लिया गया है, ठीक है। मूल अधिकार कहां से लिया गया है, अमेरिका के संविधान से लिया गया है। चलिए आगे और इसका डिस्कशन देख लेते हैं। अमेरिका के संविधान से लेकर संविधान के भाग 3 को भारत का मेग्ना कार्टा। ये भी क्वेश्चन पूछा बाबा, किस भाग को संविधान का मेग्ना कार्टा कहा गया, भाग 3 को संविधान का मेग्ना कार्टा कहा गया। चलिए देखिए, ये चर्चा में था ना, नामीबिया वाला, नामीबिया चर्चा में था ना, नामीब, तो वही देखते हैं। तो 54 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि नामीब मरुस्थल स्थित है। कहाँ स्थित है, नामीब मरुस्थल अफ्रीका में, ठीक है। नामीब मरुस्थल अफ्रीका में स्थित है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 55 नंबर क्या कह रहा है, 55 नंबर
हिंद स्वराज पुस्तक, हिंद स्वराज निम्न में से किसके द्वारा लिखी गई पुस्तक है? तो हिंद स्वराज किसके द्वारा लिखी गई है? महात्मा गांधी के द्वारा लिखी गई पुस्तक है हिंद स्वराज। ठीक है, इसका डिस्कशन देख लेते हैं। पुस्तक हिंद स्वराज महात्मा गांधी के द्वारा लिखी गई है। 1909 में महात्मा गांधी ने हिंद स्वराज की रचना की थी। यह मूल रूप से गुजराती भाषा में रची। हिंद स्वराज किस भाषा में है? गुजराती भाषा में। कब रचना किए थे? 1909। हिंद स्वराज किसकी पुस्तक है? महात्मा गांधी का। बोलते जाइए मेरे साथ, आपको भी याद होता जाएगा। ठीक है, मूल रूप से गुजराती भाषा में था। चलिए उसके बाद 56 नंबर क्वेश्चन, भारत में केंद्रीय सतर्कता आयुक्त कौन है? अभी वर्तमान में केंद्रीय सतर्कता आयुक्त देख लीजिएगा, पीके श्रीवास्तव। जो होगा सब लगा लीजिएगा, मैं इसका बता दे रहा हूं, अभी कंफर्म नहीं हूं, मैं देख के बताऊंगा आपको। केंद्रीय सतर्कता आयोग कौन है? चलिए, वर्तमान में केंद्रीय सतर्कता आयोग पीके श्रीवास्तव। केंद्रीय सतर्कता आयोग केंद्र सरकार में भ्रष्टाचार को रोकने के लिए एक प्रमुख संस्था है। उसके संस्थानम समिति के सिफारिश पे संस्थानम किस समिति के सिफारिश पे? संस्थानम समिति के सिफारिश पर 1964 ईस्वी में केंद्र सरकार के द्वारा पारित प्रस्ताव में इसका गठन किया गया था। सॉरी, केंद्रीय सतर्कता आयोग का गठन कब किया गया था? संस्थानम समिति के द्वारा 1964 ईस्वी में गठन किया गया था। संस्थानम समिति के द्वारा 1964 ईस्वी में गठन किया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 57 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 57 नंबर देखिए, संसद के दोनों सदनों के संयुक्त बैठक के लिए गणपूर्ति होना चाहिए। देखिए गणपूर्ति कितना होना चाहिए? 3 नंबर। दोनों सदनों के कुल सदस्यों का 1/10 होना चाहिए। गणपूर्ति का ज्यादातर क्वेश्चन आए ना तो 1/10 ही मारिएगा, लगभग यही आंसर सही होता है। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं इसका डिस्कशन में। संसद के दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन किस आर्टिकल के तहत होता है? तो 108 के तहत होता है। तो संयुक्त अधिवेशन 108 के तहत होता है। और गणपूर्ति कितना होना चाहिए? कोरम, जिसको इंग्लिश में सदनों के कुल सदस्यों की संख्या के 1/10 होना चाहिए। कोरम या गणपूर्ति सदस्यों की न्यूनतम संख्या है जिनकी उपस्थिति सदन की कार्यवाही के लिए संपादित होता है। न्यूनतम इतना कोरम यही है कि कम से कम इतना सदस्य उपस्थित हो। यह प्रत्येक सदन में पीठासीन अधिकारी समेत कुल सदस्यों की 10वां भाग है। पीठासीन अधिकारी के सहित जोड़ के उतना होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये आ गया 58 नंबर क्वेश्चन। चलिए इसका पढ़ लेते हैं। 58 नंबर है, भारत में प्रतिवर्ष आर्थिक सर्वेक्षण कौन प्रकाशित करता है? आर्थिक जो सर्वेक्षण है कौन प्रकाशित करता है? तो वित्त मंत्रालय के द्वारा आर्थिक सर्वेक्षण प्रकाशित किया जाता है। ठीक है, डिस्कशन देख लीजिए इसका। आर्थिक सर्वेक्षण कौन प्रकाशित करता है? भारत में प्रतिवर्ष आर्थिक सर्वेक्षण वित्त मंत्रालय भारत सरकार द्वारा प्रकाशित किया जाता है। इसमें अर्थव्यवस्था के मुख्य घटकों जैसे कि महंगाई दर, बुनियादी ढांचे, कृषि, विदेशी मुद्रा भंडार जैसे प्रमुख क्षेत्रों के रुझानों का विस्तृत विवरण दिया गया है। इसके साथ ही आर्थिक सर्वेक्षण में देश के सामने मौजूदा आर्थिक चुनौतियों के बारे में भी बताया गया है। ठीक है, अब ये क्वेश्चन दिया गया चक्रवृद्धि ब्याज से संबंधित है, तो आप इसको बनाने की कोशिश कीजिएगा। नहीं बनेगा तो मैं नेक्स्ट वीडियो में सिर्फ मैथ का जो वीडियो बनाऊंगा उसमें आपको बता दूंगा। ठीक है, ये दिया हुआ है तो आप इसको बना लीजिएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। 60 नंबर, संसाधन जो वर्षों के उपभोग से समाप्त हो जाता है क्या कहलाता है? संसाधन जो वर्षों के उपभोग से समाप्त हो जाता है उसे अनवीनीकरणीय कहा जाता है। अनवीनीकरणीय और एक होता है नवीनीकरणीय। जो उपभोग से समाप्त नहीं होगा उसे नवीनीकरणीय, जो समाप्त हो जाएगा, जैसे कोयला है तो कोयला कभी ना कभी समाप्त तो होगा ही। लेकिन सौर ऊर्जा है, सौर ऊर्जा तो सूर्य जब तक पृथ्वी रहेगा तो सौर ऊर्जा है, तो इसीलिए अनवीनीकरणीय समाप्त हो जाता है। चलिए इसका डिस्कशन देख लेते हैं कि सर ने क्या डिस्कशन दिया है। संसाधन जो कि वर्षों उपभोग से समाप्त हो जाता है उसे उन्हें अनवीनीकरणीय कहलाता है। जैसे जल का ऊर्जा, पवन ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा का मतलब थर्मल ऊर्जा जो होता है ना, जो कोयला से जो बिजली बनता है उसी को भूतापीय ऊर्जा का। आदि जिन साधनों को एक बार प्रयोग करने के बाद पुनः उपयोग या उनके बदले नहीं किया जा सकता है उसे अनवीकरणीय कहलाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हो जाएगा उसके बाद देखिए नवीकरणीय किसे कहेंगे? नवीकरणीय ऊर्जा किसे कहते हैं? चलिए अनवीकरणीय संसाधन पर्यावरण के अनुकूल नहीं होता है। जैसे कोयला, तेल, परमाणु ऊर्जा, पेट्रोलियम अनवीकरणीय के संसाधन है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्या कह रहा है? 61 नंबर में कह रहा है जीवों को परिरक्षित अवशेषों कहलाती है। क्या कहलाते हैं जीवों को? परिरक्षित अवशेष क्या कहलाता है? जीवाश्म के अंतर्गत आता है। ठीक है, जीवाश्म कहते हैं। चलिए इसका डिस्कशन देख लेते हैं। जीवों के परिरक्षित क्या कहलाता है? जीवाश्म कहलाता है। सामान्य जीवों की मृत्यु के बाद उसके शरीर का अपघटन हो जाता है तथा वह समाप्त हो जाता है, परंतु कभी कभी जीव तथा उसके कुछ भाग ऐसे वातावरण में चले जाते हैं जिसके कारण उसका अपघटन पूरी तरह से नहीं हो पाता है।
उदाहरण के लिए यदि मृत कीट गर्म मिट्टी में सूख कर कठोर हो जाए या उसमें कीट के शरीर में छाप सुरक्षित रह जाए तो जीव इस प्रकार को परिरक्षित अवशेष ही जीवाश्म कहलाता है। परिरक्षित अवशेष ही जीवाश्म कहलाता है। चलिए आगे देख लेते हैं। जीवाश्म कितने पुराने हैं, इस बात का आकलन करने की दो घटनाएं हैं, सापेक्ष और फोसिल डेटिंग। जीवाश्म के परत दर परत वर्ष अधिक दाब के कारण दब जाने के कारण चट्टान बन जाते हैं और चट्टान जीवाश्म युक्त और जीवाश्म रहित दोनों प्रकार के होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कशन कर लेते हैं। 62 नंबर, बाबू जो जगजीवन राम छात्रावास योजना का संबंध डैश विद्यार्थियों को छात्रावास के निर्माण से है। जगजीवन राम के किस विद्यार्थियों के बाबू जगजीवन राम की छात्रावास योजना किस विद्यार्थियों से है, तो ये एससी जो है शेड्यूल कास्ट जो है उससे रिलेटेड है। किससे है, शेड्यूल कास्ट से रिलेटेड ये योजना है। इसका ऑप्शन हो जाएगा बी। बाबू जगजीवन राम छात्रावास योजना अनुसूचित जाति एससी के लिए छात्रावास निर्माण तथा छात्रों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्राप्त करने के सक्षम बनाने हेतु प्रोत्साहित करने के साधनों में से एक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अब ये देख लीजिए और डिस्कशन दिया। यह योजना लड़कियों के लिए 1961 से 66 तक चली रही और इसे 1989 से 90 लड़कों के लिए शुरू किया गया तथा इसे 2008 से 18 में संशोधित किया। देखिए संशोधित हुआ इसीलिए आपको एग्जाम पूछा गया है। ठीक है, अब 63 नंबर की ओर चलिए। 63 नंबर में क्या कह रहा है, 63 नंबर कह रहा है कौन सी भारतीय कंपनी बहुराष्ट्रीय निगम नहीं है। बहुराष्ट्रीय निगम ने कौन है, बीएसएनएल बहुराष्ट्रीय कंपनी निगम नहीं है। बीएसएनएल भारतीय कंपनी बहुराष्ट्रीय निगम नहीं। बहुराष्ट्रीय मतलब कि बहुत सारे राष्ट्र में इसका सेवा दे रहे हैं तो बहुराष्ट्रीय नहीं। ये टाटा मोटर है, उसके रेनवैक्सी दवाइयां है, उसके बाद एशियन पेंट्स है, सभी भारतीय कंपनी बहुराष्ट्रीय निगम है। बहुराष्ट्रीय निगम कहेंगे किसको, ये डिस्कशन दिया गया है। बहुराष्ट्रीय निगम वे कंपनी है जो स्वयं अपने कार्य देश में शामिल करते हैं लेकिन अपनी शाखाएं सहायक कंपनी आदि नेटवर्क के माध्यम से अन्य कई देशों में व्यवसाय चलाते हैं, उसे बहुराष्ट्रीय कंपनी कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, 64 नंबर क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा 64 नंबर क्वेश्चन, डिस्कशन करते हैं 64 नंबर। चलिए, भारत के स्वदेशी लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस ने अपनी हथियार क्षमता 5वीं जनरेशन की डैश एयर टू एयर कॉम्बैट मिसाइल को जोड़ा है। कौन से मिसाइल को जोड़ा है, तो इसका आंसर हो जाएगा पाइथन 5। भारत के स्वदेशी लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस ने अपनी हथियार क्षमता 5 जनरेशन का पाइथन 5 एयर टू एयर कॉम्बैट मिसाइल को जोड़ा है। कौन सा मिसाइल को जोड़ा है, पाइथन 5 को जोड़ा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि बिहार के कौन से राज्यपाल भारत के राष्ट्रपति बने थे। बिहार में जो राज्यपाल है, कौन से राज्यपाल भारत के राष्ट्रपति थे, जानते हैं कि ये रामनाथ कोविंद साहब, जो डी ऑप्शन है ये राष्ट्रपति बने थे। भारत के रामनाथ कोविंद राष्ट्रपति बनने से पहले राज्यपाल अगस्त 2015 से जून 2017 तक रहे। वे भारत के 14वें राष्ट्रपति 2017 से 22 तक रहे। इन्होंने राष्ट्रपति का पद उन्हें सुशोभित किया। चलिए आगे दिखाते हैं, आगे कौन सा क्वेश्चन है। ठीक है, एक क्वेश्चन है नाफ्ता झाकरी डाइडेल पावर प्रोजेक्ट डैश राज्य में स्थित है। नाफ्ता झाकरी, ये इंपॉर्टेंट है, नाफ्ता झाकरी वाला, ये कौन सा राज्य में है, हिमाचल प्रदेश में। नया क्वेश्चन है, नाफ्ता झाकरी डाइडेल पावर प्रोजेक्ट भारत के हिमाचल प्रदेश राज्य में स्थित है। नाथपा झाकरी परियोजना सतलज नदी पर हिमाचल प्रदेश में स्थित। दो क्वेश्चन इससे पूछा गया। नाफ्ता झाकरी कहाँ है, हिमाचल, किस नदी पर है, सतलज नदी पर। नाफ्ता झाकरी कहाँ है, हिमाचल, और किस नदी पर है, नाफ्ता झाकरी हिमाचल और सतलज नदी पर स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखिए, ये 67 नंबर है चमगादड़ तथा पक्षी के पंख हैं, किस प्रकार के पंख हैं, समवृत्ति पंख है। ठीक है, देखिए इसका डिस्कशन देख लेते हैं। समवृत्ति पंख है, उसके चमगादड़ तथा